जस्ट मिनट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूछ सकते हो, बोलो। अच्छा, कुछ होमवर्क दिया था क्या? हेलो हाँ, बोलो। सर, वो लास्ट क्लास में अपने लास्ट सेक्शन पे थी ना, H3PO3 को हिट करने पर H3PO4 और PH3 बनते हैं। तो H3PO4 और H3PO2 बनना चाहिए ना, +3 से +5 और +1 में। H3PO3 को हीट कर क्या बनता है? हाँ, आपने लिखा था H3PO4 और PH3, तो H3PO4 और H3PO2 होना चाहिए ना। H3PO2 लिखवाया हो, गलती से लिखो क्या? जस्ट हायर और लोअर बनता है। हाँ, PH3 बोला था। P4 को हीट करने से बोला था, P4 को NaOH के साथ हीट करने पे। हाँ हाँ, वो P4 को हीट करोगे ना तो मिलेगा तुम्हें PH3 और NaH2PO2 बनता है, NaH2PO2। तो NaH2PO2 तो H3PO2 ही है ना। ठीक है, ओके। अभी होमवर्क बता दो क्या था। टिल 162। ठीक है, ठीक है, ठीक है। है 162 में कहां तक डाउट है, बताओ। एक सेकंड में, लेट मी जस्ट ओपन द PDF। तो क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन 104, राइट? 10, अच्छा 101। 101 क्वेश्चन है। इन ग्रुप 15 द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम मूविंग डाउन द ग्रुप। अच्छा, ग्रुप 15 में मेल्टिंग पॉइंट याद है? मेल्टिंग पॉइंट उसका डिक्रीज करता था क्या रेगुलरली? एवरीबॉडी, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड याद है? डिक्रीज तो नहीं करता था। तुम यदि देखोगे तो नाइट्रोजन का तो हाईएस्ट होता था ना, बोला था बिस्मथ पीआई, राइट? क्या है? लीस्ट पीएच3 का लिस्ट होता है। हाँ, तो यदि तुम्हें वो सीक्वेंस याद है तो सीक्वेंस किस तरह से चलता था? सबसे ज्यादा ये जो है मेल्टिंग पॉइंट, ये नाइट्रोजन का था। उसके बाद तो इट यूज्ड टू इंक्रीज, राइट? उसके बाद तो बढ़ता ही था। तो तुम यदि देखो ऑप्शंस में से, तो इन ग्रुप 15 इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम मूविंग डाउन द ग्रुप, ये तो गलत है। फिर है डिक्रीजेस रेगुलरली, ये भी गलत है। फर्स्ट decreases up to AS and then ये भी गलत है। फर्स्ट increases from N to AS, फर्स्ट decrease from N to AS and then decrease to BI, ये भी सही। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ द एबव होगा। एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? अच्छा, एलिमेंट्स पूछा है, तुम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हो, हम इसकी बात कर रहे हो क्या? ओके 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 ओके। देखो, नॉर्मली एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स की तो नॉर्मली नीचे जाने पे ना बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है। वो याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें वैसे। एनसीईआरटी में लिखा कहाँ है इसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो तो।
एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा नहीं है। नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पे बढ़ता ही है, ठीक है। नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो याद नहीं करना है यदि एलिमेंट की बात की गई है तो। 102 N2 मॉलिक्यूल इज वेरी स्टेबल। देखो N2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसका रीजन है कि इनर्ट है, रिएक्टिविटी कम है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, दैट इज द करेक्ट रीजन। स्टेबिलिटी का यही है ना, बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत है। नेक्स्ट बताइए। 104 द थर्मल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड से किसका सबसे ज्यादा होगा बताओ। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या, गर्म करने पे ना टूटे, राइट। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यही है ना कि गर्म करने पे बॉन्ड ना टूटे। तो थर्मल स्टेबिलिटी तो उसकी ज्यादा होगी जिसके बॉन्ड मजबूत मजबूत होंगे, राइट, जिसके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, जिसके बॉन्ड छोटे होंगे। तो इसका तो आंसर बी होगा ना, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा नीचे जाने पे। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसके बॉन्ड स्टेबल होंगे। If you had more option with NH3 then you can consider the bonds, or like उसमें देख सकते हो कि कौन सबसे छोटा बॉन्ड है, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दैट इज हाउ यू कैन चेक, बॉन्ड लेंथ की बेसिस पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 108 a gas is obtained by heating ammonium nitrate। देखो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, NH4NO3। इसको हीट करोगे, -3 + 5 है, राइट, सो you'll get N2O +2 molecules of water can be removed, right। तो अब ये लाफिंग गैस दे रहा है, राइट। द गैस लाफिंग गैस है, N2 इज लाफिंग गैस, पता है ना। ये तो बोलो तो पानी निकालने वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट बताओ। 109 109, अच्छा ये 109 ही वही तो क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट, नहीं ये अलग है। अच्छा लेड नाइट्रेट जो है उसको हीट करोगे तो नाइट्रेट्स को हीट करने पे तुम्हें क्या लगता है कौन सा गैस मिलना चाहिए। एवरीडे नाइट्रेट्स को हीट करने पे तुम्हें क्या लगता है कौन सा गैस मिलना चाहिए। ऑब्वियसली NO2 ही मिलेगा ना। ऑब्वियसली यहाँ पर NO2 ही मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट बताओ। ये तो कॉमन सी बात है, तुमने इस ब्लॉक में ही पढ़ा था, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे NO2 मिलता है। नेक्स्ट 107 एक सेकंड, 107 सीक्वेंस में चलेंगे। 107 when NH3 is oxidized with excess NaOCl the compound formed is, ठीक है। देखो जब NH3 को तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो NaOCl के साथ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लिखा है ना कि NH3 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ऑक्सीडाइज करेंगे NaOCl से तो ऑब्वियसली NCl3 बनना चाहिए। NH3 को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ाओगे ना। NH2OH में ऑक्सीडेशन स्टेट है, NH2OH कहां से आएगा, यहाँ पे तो बेसिक मीडियम है ही नहीं, ठीक है। ये शायद दिया भी होगा, ये N3H हाइड्रोजोइक एसिड तो बन नहीं सकता, NO2 भी नहीं बन सकता, यही बन सकता है ना NCl3। अरे OCl माइनस Cl माइनस देगा ना तो NCl3 बन सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये बताओ। डू यू थिंक इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी। ये रिएक्शन शायद दिया ही होगा, बट ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि OCl माइनस के प्रेजेंस में ये कैसे बन सकता है। नेक्स्ट बताइए। अच्छा हाउ वाज योर टेस्ट, हाउ वाज योर टेस्ट, टेस्ट कैसा गया।
क्वेश्चंस तो इजी थे मेंस लेवल के हिसाब से, ठीक ही थे। 114 a mixture of alumina and coke is burnt in a current as per atmosphere of nitrogen to 1800 degrees Celsius and the product obtained is treated with water. A gas is involved. A gas is, ये तो मेटलर्जी का क्वेश्चन है, मेटलर्जी का क्वेश्चन है। NH3 बनता है, एल्यूमिना को और कोक को हीट करोगे ना, एल्यूमिना इज Al2O3 और कोक, तो तुम्हें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो उसमें नाइट्रोजन जो है ना वो NH3 के फॉर्म में निकलता है, अमोनिया के फॉर्म में। दिस इज अ मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ ओर, इसको बोलते हैं सरपक्स प्रोसेस। पढ़ोगे इसके बारे में मेटलर्जी में। ये तो 113 which of the following compounds will give does give N2 on heating। अच्छा ये क्यों डाउट हो रहा है? 113 तो हमने कई बार डिस्कस किया है ना, पानी निकालने वाला कॉन्सेप्ट है। NH4NO2 को हीट करोगे तो ये तो यार आसान है, तो बताना चाहिए तुम्हें। NH4NO3, ठीक है, उसके बाद Na-N3 और उसके बाद है बोथ A and B। हाँ तो बताओ यहाँ पे N2 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा एक तो N2 तुम्हें, यहाँ N2O मिलेगा, यहाँ N2 मिलेगा, तो अब तो आंसर नहीं मिल गया तुम्हें। अरे अजाइड हमने पढ़ा था ना, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अजाइड, बेरियम अजाइड। और वो बोला था कि इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछ भी दिया है, और ये बताया भी था कि मैंने कि ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी। नेक्स्ट 117 which of the following acids can form two types of salts? Hyponitrous acid HNO2, ठीक है, फिर है नाइट्रस एसिड, सॉरी हाइपोनाइट्रस एसिड इज H2N2O2, नाइट्रस एसिड इज HNO2, एक से है ना, नाइट्रिक एसिड इज HNO3 एंड पर नाइट्रिक एसिड। देखो पर नाइट्रिक एसिड उसमें कुछ कंपाउंड होता ही नहीं है। लेट मी जस्ट गूगल। देखो HNO4 लिखा है यहाँ पे पर नाइट्रिक एसिड के लिए, तो एक परॉक्सी हो गया, ये परॉक्सी हो गया, नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एक्सेप्शनल कंडीशन में ही बनाते हैं इसको, तभी बनता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सा इसमें से दो तरह के सॉल्ट बना सकता है, ये है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो दो तरह के सॉल्ट तुम्हें क्या लगता है कौन बनाएगा जिसका n फैक्टर 2 हो? ये समझ में आ रहा है? जिसका n फैक्टर 2 हो वही बना सकता है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। अरे जैसे तुम्हारे पास H3PO4 है, तुम उसमें NaOH डालते हो, तो ये कितने तरह के सॉल्ट बना सकता है? NaH2PO4 बना सकता है, Na2HPO4 बना सकता है, और Na3PO4 बना सकता है, राइट? तो जितनी इसकी बेसिसिटी होगी उतनी ऐसे उतने तरह का सॉल्ट बना देगा, इतना ही कंसेप्ट। आगे बढ़ सकते हैं। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट
129. Okay, I'll come to 129. सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। देखो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि एक्चुअली लाइम क्या होता है, बताओ व्हाट इज लाइम। लाइम वाटर जानते हो एवरीबॉडी? लाइम वाटर इज CaOH होल ट्वाइस, राइट? और फॉस्फेट क्या होता है? PO4। तो एक्चुअली में तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि जो भी नेचर में पाए जाते हैं वो पॉलीफॉस्फेट्स होते हैं। तो पॉलीफॉस्फेट्स होंगे, ठीक है। तो अब सुपर फॉस्फेट बोला है लाइम का, ये याद करना पड़ेगा एक्चुअली में। जो भी सुपर फॉस्फ मतलब ये है H2PO4 होल 2 और उसके साथ होगा ये याद करना होगा। वैसे जरूरत नहीं है, तुम्हारे बुकलेट में दिया है क्या? दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। डी होगा इसका आंसर, बट डोंट नीड टू रिमेम्बर इट। ये भी ठीक है, इसको याद करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट डी होगा आंसर, मतलब ठीक है, इतनी चीजें याद नहीं कर सकते हो। 118 नाइट्रिक एसिड यूजुअली टर्न्स येलो ऑन स्टैंडिंग। देखो येलो होने का रीजन क्या है, तुम्हें क्या लगता है? ऑक्सीडेशन हो सकता है। अच्छा ये बताओ, हमने नाइट्रिक एसिड का कलर क्या पढ़ा है? याद है, इस पे हमने काफी डिबेट भी किया था, येलो येलो बहुत सारे लोग बोल रहे थे। एवरीबॉडी, हमने बोला था ना कि प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि येलो येलो, तो मैंने बोला था कि वो इम्प्योर होगा। याद है? तो एक्चुअली में रीजन क्या है? एक्चुअली में रीजन यही है कि HNO3 जो है ना, उसमें एक कलर निकलता है, मतलब ब्राउन गैस निकलता है NO2, जो कि डिकम्पोज होकर के हल्का हल्का निकलता रहता है, और इसलिए ओवरऑल कलर हल्का सा येलो आता है। तो ये रीजन है, जिसका आंसर वही होगा कि स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3 into HNO2, सॉरी NO2। ठीक है, इसका रीजन ये होगा। HNO3 डिकम्पोज करता है NO2 के फॉर्म में, हल्का सा कलर येलो आता है, बट ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट 124 फॉस्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग अबव 300 डिग्री सेल्सियस। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO3। इसको हीट करोगे तो क्या करेगा तुम? एवरीबॉडी, फॉस्फोरिक एसिड को हीट करोगे तो क्या करेगा? डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, ऑप्शंस उसी तरह के हैं, हाइपोफॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरस, राइट। यहाँ पे हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या बन सकता है, इसके पास दो OH है, तो एवरीबॉडी ये डाइमराइज कर सकता है क्या? कर सकता है। पॉलीमराइज कर सकता है क्या? ये पॉलीमराइज भी कर सकता है, राइट। तो ये पॉलीमराइज कर जाएगा और हीट करने पे मेटा प्रोडक्ट दे देगा आपको, ठीक है। ये हीट करने पे मेटा प्रोडक्ट दे देगा। कुछ लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन भी सोच सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है, बट ऐसे ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं जहां पे हायर और लोअर दोनों साथ में दिया हो। ऑप्शन सिर्फ एक ही है ना, तो ये पॉलीमराइज ही करेगा। कुछ लोग सोच रहे हो कि हम डिस्प्रोपोर्शनेशन भी तो सोच सकते हैं, जैसे HNO2 करता था डिस्प्रोपोर्शनेट, बट यहाँ दो दो ऑप्शन दिए ही नहीं है ना, ऑप्शन में भी तो देखो पॉलीमराइजेशन ही कर सकते हैं, यहाँ पे मेटा बन जाए। कोई डाउट है? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 135 1 मोल ईच ऑफ H3PO2। एक मोल आपने लिया H3PO2 का, ठीक है। H3PO3 का भी एक मोल लिया, और H3PO4 का लिया।
will neutralize x mole of NaOH। तो अब ये तो बड़ा आसान है भाई, इसका बेसिसिटी देख लो क्या होता है। एवरीबॉडी 135 तो बहुत इजी है, इसका बेसिसिटी n फैक्टर 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है ना। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये कितने मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा बताओ, ये NaOH के कितने मोल्स को न्यूट्रलाइज करेगा बताओ। ये तो बहुत इजी है ना, 1। तो यहाँ 1 मर करेगा। और ये CaOH होल्ड इसको कितने करेगा, इसका बेसिसिटी 2 है, n फैक्टर 2, तो ये भी 1 ना। और ये AlOH होल थ्राइस का कितना करेगा, 1। आंसर 1 1 1 आया ना, n फैक्टर तो सबके सेम ही थी। तो 1:1:1 आएगा आंसर आपका। वन 136। ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड नाम सुना है एरोडी, किसी ने नाम सुना है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड नाम सुना है, क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है बताओ। एस्टर। ओके, एनीबॉडी एल्स? अरे एसिटिक एसिड जो है ना, उसको जब ठंडा करोगे ना, तो जो एक क्रिस्टल्स बनाता है ना, वो ग्लेशियर जैसे होते हैं। अब उसका फोटो यू कैन ट्राई, जस्ट डू वन थिंग, गो टू गूगल, टाइप ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड क्लिक ऑन इमेजेस। Okay, go to Google and type glacial acetic acid and click on images। आपको कुछ इमेजेस मिलेंगे, उसको देखो। मिला? किसी ने देखा? क्या दिख रहा है, क्या मिला? कुछ मिला? आई सॉर्ट ऑफ कुछ ग्लेशियल एसिटिक एसिड में कुछ नहीं मिला, लिक्विड मिला। नहीं, कुछ कुछ तो क्रिस्टल जैसा तुम्हें मिला होगा, वैसे मैं भी इमेज पे देख रहा हूँ, क्रिस्टल जैसा कुछ तो एक दो दिखा है। तो एक्चुअली में एसिटिक एसिड जो है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है आइस में। तो अब ग्लेशियल जो है, ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड, इसमें तुम्हें लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे आसानी से सॉलिडिफाई करना किसको आसान होगा? ये H3PO3 है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने हैं। देखो, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी सवाल पूछे हैं एक्सरसाइज में, इतने नहीं पूछते हैं। ठीक है, ये एक चीज ध्यान दो, इन्होंने आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, वो ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे नहीं थे, वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही थे, इफ यू हैव सीन। लेकिन इन्होंने जो एक्सरसाइज दिया है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे काफी सवाल पूछे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। खैर, यहाँ पे देखो क्या है, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसका है बताओ एवरीबॉडी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसका है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ 3 है। तो यदि तुम देखो तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ट है इसके अंदर, और इसलिए सबसे आसानी से फ्रीज होगा। ये समझ में आ रहा है? सबसे आसानी से फ्रीज होगा H3PO4, और इसका ग्लेशियर सबसे पहले बनेगा, सबसे आसानी से बनेगा। ये आंसर होगा इसके, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट इसमें सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, वन 137। होम सिग्नल्स, अच्छा ये याद नहीं है तुम्हें? ये तो हमने कहानी बताई थी ना, ये तो एक बात बताई थी कि समंदर में लोग जाते थे और कैल्शियम फॉस्फाइड, ये याद नहीं है क्या? 137 का आंसर क्या होगा एवरीबॉडी बताओ?
कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड ना, तो बी होगा इसका आंसर। आवाज आती थी बड़ी तेज। सर H4P2O7 में 4 OH तो है, तो वही होगा। क्या पूछना चाह रहे हो उन्होंने, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 136। अरे 136 में H4P2O7 तो डाइमर है ना, और उसमें तो H3PO4 का कंबाइन करने में मोलर मास से ज्यादा ही होगा। ठीक है उमंग, 4 OH से नहीं फर्क पड़ता ना। H बॉन्ड देखना है, बट तुम यदि देखो कि H3PO4 तो एसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, तो उसमें एक मॉलिक्यूल 6 बना देंगे ना एक तरह से, इस दो H3PO4 की मॉलिक्यूल्स। पर फास्फोरस एटम देख लो कितना हो रहा है। नेक्स्ट बताइए 140। रेड एंड व्हाइट फास्फोरस ऑफन डिफर बट नॉट इन। देखो रेड और व्हाइट फास्फोरस किन किन चीजों में, देखो हमने इसकी प्रॉपर्टी तो बात की थी। फास्फोरेसेंस में डिफर करते हैं क्या? एक्चुअली उनका फास्फोरेसेंस एक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज कॉल्ड केमिनोल्यूजेंस, राइट? केमिनोल्यूजेंस में फर्क पड़ता है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म, सॉल्युबिलिटी दोनों ही नहीं घुलते किसी भी चीज में, स्मेल भी कुछ नहीं होता। फास्फोरेसेंस तो सब करते रहिए, तो रिएक्शन होगा। अच्छा उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में ही तो आंसर है ना। फास्फोरेसेंस कहाँ होता है? केमिनोल्यूजेंस होता है। वो तो केमिनोल्यूजेंस करता है ना। एवरीबॉडी, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो अब बताओ अभी उनकी प्रॉपर्टीज में अंतर क्या होता है? ओके एवरीबॉडी, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स? आवाज नहीं आ रही है, नमन सेज आवाज नहीं आ रही है। एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? कितने लोगों को दिक्कत हो रही है? एवरीबॉडी, हाउ मेनी ऑफ यू आर अनेबल टू हियर मी क्लियरली? तो नमन ये तुम्हारे तरफ से प्रॉब्लम है। मैंने अभी स्पीड टेस्ट किया है, ठीक ठाक है। 22 Mbps डाउनलोडिंग है और 23 अपलोडिंग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 140 की। अच्छा 132 की बात करना है पहले। 132, इसका आंसर क्या होगा समझ में आया? 140 का, 140 का आंसर होगा डी। इज दैट क्लियर? 144 का आंसर डी होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी ही उनके अंदर अलग होती है ना, रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा अंतर होती है उनकी। 132 की बात कर लेते हैं। व्हाइट फास्फोरस में बी रिमूव फ्रॉम रेड फास्फोरस बाय। ओके, देखो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में प्रॉपर्टीज जो अलग होती हैं, उनके बेसिस पे हमें ये करना है। तो अब तुम्हें क्या लगता है, सब्लिमेशन, डिसॉल्विंग CO2, ठीक है, डिस्टिलेशन, ये तो डिस्टिलेशन तो है नहीं क्योंकि वो लिक्विड वेपराइज होता नहीं है, सॉलिड है। CS2 में डिसॉल्व करा सकते हो, या फिर रिएक्ट नहीं करा सकते अल्कली मीडियम के साथ। व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करेगा ना NaOH के साथ। अरे ये भी तो है। देखो व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबिलिटी इन CS2 एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बेहतर तो हमेशा हम केमिकल को ही मानेंगे ना। अच्छा सी और डी दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। रेड फास्फोरस, हाँ देखो सी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सी भी होगा, मैं डू नॉट डिनाई दैट। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कि जो रेड फास्फोरस होता है वो दोनों में नहीं घुलता है, राइट? ठीक है, और डी क्यों नहीं होगा ये बताओ? अरे व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है ना NaOH के साथ वाटर के प्रेजेंस में, एंड इट फॉर्म्स PH3 प्लस NaH2PO2। अब इन्होंने आंसर सिर्फ डी क्यों दिया है पता है? बिकॉज केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से, बट आंसर इसका सी और डी दोनों होगा। रेड फास्फोरस ये रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं देता है, व्हाइट फास्फोरस देता है। आगे बढ़ सकते हैं।
सी और डी आंसर दोनों होगा, सी और डी दोनों होगा, डोंट वरी। 140 रेड एंड व्हाइट फास्फोरस विल डिफर बट नॉट इन। तो यहाँ पे भी इन्होंने केमिकल रिएक्शंस को ही प्रायोरिटाइज किया है ना, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को प्रायोरिटाइज करते हैं केमिस्ट्री में। नाइट्रोलिम की बात की थी ना कथल हमने, CaCN2 एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, नाइट्रोलिम की बात हमने की थी। कौन से डी की बात कर रहा है अभिलाषा, कौन से क्वेश्चन के डी ऑप्शन की बात कर रहे हो? 140 में तो डी होगा ना, वहां तो केमिकल रिएक्शन ही देख रहे हैं, क्योंकि वो रेड फास्फोरस से स्टेबल होता है तो रिएक्ट कम करेगा। नेक्स्ट, नहीं नहीं 140 में दे रहा है कि बट नॉट इन, अच्छा नॉट इन बोल रहा है, नॉट इन, नॉट इन, तो यहाँ कुछ नहीं बोल सकते, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन दोनों ही नहीं करते। हाँ नहीं नहीं ये गड़बड़ है फिर तो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ दोनों की रिएक्शंस स्लो ही होगी। एक्चुअली में देखो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के रिएक्शंस दिया है ना, हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन पढ़ा था, तो ये बेसिकली H3PO4 बना देगा, ठीक है, H3PO4 बनाएगा। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है, बेसिकली HNO3 के रिएक्शंस हमने पढ़े थे, तो ये क्या करता है, इसको HNO3 में कन्वर्ट कर देता है, I2 को कन्वर्ट कर देगा उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड में, HiO4 में, इस तरह से रिएक्शन से देता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो P4 के केस में यानी व्हाइट फास्फोरस के केस में ज्यादा होगा और रेड के केस में कम होगा। रिएक्शन तो सेम ही होगा 140 में, विल डिफर बट नॉट इन, देखो स्मेल दोनों का नहीं होता, तो स्मेल में तो डिफर नहीं करते ना, देखो इस पे आंसर गलत है फिर, देखो क्योंकि स्मेल तो दोनों का ही सेम ही होता है, क्योंकि कुछ नहीं स्मेल होता है दोनों का। सॉल्युबिलिटी क्लोरोफॉर्म में, तो सोलो क्लोरोफॉर्म तो एक तरह से तुम मान सकते हो क्या है, CaCl3 एक तरह से पोलर है, तो पोलर में दोनों नहीं घुलते, फॉस्फोरेसेंस दोनों एग्जिबिट नहीं करते, तब तो फिर ABCD सारे आंसर होने चाहिए ना फिर एवरीबॉडी। 140 का आंसर इन दैट केस शुड बी ABCD। व्हाइट फॉस्फोरस जो है इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड विच इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, आंसर तो फिर ABCD होगा 140 का, सारे आंसर सही होंगे फिर। प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, स्मेल दोनों का नहीं है तो सिमिलर ही है प्रॉपर्टी, फॉस्फोरेसेंस दोनों शो नहीं करते तो सिमिलर ही है प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी दोनों के नहीं होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो सिमिलर ही है प्रॉपर्टी, पोलर सॉल्वेंट में किसी का नहीं होता, और रिएक्ट करके दोनों ही देंगे H3PO4। हाँ हाउएवर रेट ऑफ रिएक्शन विल वेरी, वो भी सही है, तो ABCD होगा आंसर, ABCD कर सकते हो। नेक्स्ट 134, which of the following dibasic acid show geometrical isomerism। अच्छा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है हाइपोनाइट्रस एसिड, ये तो शो कर ही सकता है ना, सिन और एंटी, एवरीबॉडी ये सिन और एंटी शो कर ही सकता है, लोन पेयर है ना इसके पास, तो सिन और एंटी शो कर सकता है। ओके ये याद होगा, मालोनिक एसिड, एवरीबॉडी मालोनिक एसिड याद है, याद है ना। मैंने ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का याद करवाया होगा तो मैं ये भी बताया था, ऑक्सैलिक, मालोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, ऑर्गेनिक में ही पढ़ा होगा तुमने, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये सीक्वेंस है। लिगेंड्स के वक्त भी मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन।
तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे कार्बन के 2 होते हैं नंबर, यहाँ पे 3 हो जाता है। ठीक है, अब तुम बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है क्या? एवरीडी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है? अच्छा ये मालोनिक, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये मैलिक एसिड है, सॉरी 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 सॉरी, इट इज नॉट मालोनिक एसिड, इट इज मैलिक एसिड। ओके, ये मैंने मालोनिक बना लिया। हाँ समझ गया, वो डबल बॉन्ड वाला होता है, सिस ट्रांस आता है वहां पे। ये लिखना है क्या? कैन आई स्क्रॉल डाउन? देखो मैलिक एसिड तुम्हारा ये हो जाएगा COOH, ठीक है, सी ये, तो ये तो शो कर ही सकता है ना। ठीक है एवरीबॉडी, ये तो शो कर सकता है मैलिक एसिड। इसमें Ka1 और Ka2 भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा जीओसी में। ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मैलिक एसिड फ्यूमरिक एसिड, कंपेयर करते हैं उसको। नेक्स्ट, तो ये तो कर ही सकता है, तो ए और सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बताइए। वन 141, ये तो बात किया ना हमने, सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, बोथ हियर बी आर करेक्ट। देखो सुपर फॉस्फेट की हमने बात करी है। सुपर फॉस्फेट एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर फॉस्फेट। तो अब बात यह है कि इन्होंने पूछा कि कौन कौन से सही है, तो कैल्शियम सल्फेट तो सुपर फॉस्फेट ही हो गया, ये तो सही है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम। ट्रिपल फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट ये सारी याद करने की चीजें ही हैं, सी होगा। ये बुकलेट में तुम्हारी दी हुई है क्या, सुपर ट्रिपल फॉस्फेट सुपर फॉस्फेट? नहीं दी हुई है, तो रहने दो, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि इस तरह की चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेंगी इनऑर्गेनिक में, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तुम्हें 10-15 और भी मिल सकता है। 142 एंड 144, 142, N2 is a laughing gas find used in the following except as a propellant from whipped ice cream, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, as an antiseptic as for preparation of N3H, as a fuel for rockets। अच्छा तुम्हें लगता है कि N3H मतलब N2O को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं बताओ एवरीबॉडी, रॉकेट में यूज कर सकते हो क्या? N2O को यूज करने का कोई खास यूज तो मतलब रॉकेट में तो तभी यूज करोगे ना कि बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करे, इज दैट क्लियर? तो रॉकेट में यूज करने का कोई खास पर्पस नहीं है यहाँ पे। वन 142, उसके बाद क्या है 149, द सब्सटेंस यूज एज ए फास्ट ड्राइंग एजेंट। अरे ये तो बहुत आसान है, ड्राइंग एजेंट किसको यूज करोगे बताओ, ड्राइंग एजेंट किसको यूज करोगे, P2O5 को, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे वो एनहाइड्राइड है, पानी सोख लेता है सब चीज से, तो इसका बेस्ट ऑप्शन तो P2O5 ही होगा, राइट? इसका बेस्ट ऑप्शन तो P2O5 ही होगा।
आगे बढ़ सकते हैं। 144। अरे लगभग लग रहा है तुम लोग सीक्वेंस में एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो क्या। कंपाउंड यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस। देखो कंपाउंड जो मैच स्टिक में यूज होता है उसकी बात कर रहा है। तो अब देखो कंपाउंड जो है मैच स्टिक में यूज होता है, बेसिकली बहुत तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर तो मैंने जैसे तुम्हें रेड फास्फोरस बताया था, ठीक है, रेड फास्फोरस बताया था। तो अब या फिर जो फास्फोरस है वो रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बना लेता है इस तरह से। तो अब यदि तुम इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, बट यदि तुम सल्फर ऐड करोगे तो ये पी ऑक्सीजन बनाए, मतलब फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो जाएगा P4O10 में, और साथ में सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अब P4V2O5 और PCl3 तो नहीं रखेंगे, बेसिकली कोई फास्फोरस और सल्फर कमर्शियली फास्फोरस और सल्फर के ही कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फास्फोरस और सल्फर दोनों ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी रिएक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हो सल्फर ऐड करके। जैसे हमने पढ़ा था ना कि P4 जो है इस तरह के कंपाउंड बनाता है P4S6, वो तो आसानी से बना लेता है। तो कुछ जगह पे रेड फास्फोरस डायरेक्टली डाल देते हैं मैच स्टिक के ऊपर, दिस इज रेड फास्फोरस, या फिर कुछ इस तरह से बना देते हैं। ये सारी चीजें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर है, याद रखने की कोई खास आवश्यकता यहाँ नहीं है। तुम ऑप्शंस के बेसिस पे भी बता सकते थे। 153, 154, एक सेकंड रुक जाओ। Pure N2. Pure N2 is prepared in the laboratory by heating a mixture of। अच्छा देखो प्योर N2 कैसे बनाओगे, हमने हमने क्लास में तो पढ़ा था ना NH4Cl NaNO2 होगा, लेकिन प्योर N2 की यहाँ पर बात करते हैं तो ऑप्शंस और भी देख लेते हैं। NH4 नहीं नहीं, इसमें आंसर सी ही होगा ऑलरेडी, आंसर गलत है। ये तो रिएक्शन है ना, NaNO2 को हीट करेंगे NH4NO2 को, वहां तो N2O बनेगा लास्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट 154, एक सेकंड अंशुमन, लेट्स स्क्रॉल बैक। रिटर्न 154। Substances burn more readily in N2O than air because N2O, देखो सबसे पहले N2O अनस्टेबल है, लाफिंग गैस जो है इट इज अनस्टेबल, ठीक है। इसका यदि तुम स्ट्रक्चर देखोगे NNO, तो ये कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें ऑक्सीजन को निकलने के चांसेस बहुत आसानी से हैं, और यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज कर सकता है। इसको हीट करोगे तो N2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाएगा। N2 ज्यादा स्टेबल है ना इससे, ठीक है। तो अभी क्या लगता है तुम्हें, क्या रीजन होना चाहिए। डिसोसिएट कर जाता है ना, अरे इसको ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और ये फिर O2 ऑक्सीडाइज होकर कुछ बना लेगा, तो ये इसका रीजन है। तो आंसर होगा इसका क्या, इट डिसोसिएट्स इनटू O2 and that supports combustion। और यहाँ पे O2 और यहाँ पे जो बनता है वो नेसेंट ऑक्सीजन है। इट इज नॉट अनस्टेबल, इट इज लेस रिएक्टिव, कहाँ लिखा है Abhilasha, where do you see it is less reactive? N2O is reactive because it produces nascent oxygen. It is unstable and more reactive. Next, next 151. Cold dilutes cold solution of barium nitrate on mixing। देखो बेरियम नाइट्रेट को तुमने मिक्स कर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
तो तुम्हें क्या लगता है क्या मिलना चाहिए? बेरियम सल्फेट मिलेगा और HNO2 मिलेगा। ये तो आसानी है। HNO2 फर्दर डिकम्पोज होकर के NO2 बना सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि HNO2 फर्दर डिकम्पोज करता है और NO2 बनाता है। बट यहाँ पे हम जो क्वेश्चन डायरेक्टली देख रहे हैं 151 में, वो तो हमको डायरेक्टली यही दिख रहा है ना कि BaSO4 बनेगा प्लस 2HNO, HNO3 दिया है क्या? कोल्ड सोल्यूशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट ऑन मिक्सिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस, तो BaSO4 प्लस 6, ये दोनों हो सकता है। देखो HNO3 भी बन सकता है और HNO3 जो है वो डिकम्पोज होकर के HNO2 भी बनाता है। और मतलब मैं बता दे रहा हूँ, और यहाँ पे HNO, यहाँ पे इनफैक्ट ये भी डिकम्पोज होकर के NO2 दे सकता है। तो इसमें जो आंसर्स पॉसिबल हैं वो मतलब मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पॉसिबल है। इसमें आंसर आपका हो सकता है, यदि मैं बता देता हूँ, यदि ये दिया है तो ये भी सही होगा, ठीक है। यदि ये ऑप्शन दिया है तो ये भी सही होगा, और यदि ये ऑप्शन दिया, हाँ आई सॉ आई डोंट वरी, तो ये भी सही होगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ रीजन क्या है। रीजन ये है कि HNO3 डिकम्पोज करके NO2 बनाता है, जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पानी में जाएगा तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और एक लोअर और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बना देगा। अब तुम खुद जज कर लो क्या क्या पॉसिबल है। फिर हमने ये तो पढ़ लिया ना कि HNO3 थोड़ा सा पेल येलो होता है, इसका रीजन ये है कि ये NO2 गैस रिलीज कर देता है। तो NO2 हाइड्रोलाइज होकर के HNO2 और HNO3 बना ही सकता है। तो अब सोचो क्या क्या आंसर हो सकता है। सारे हो सकते हैं ना फिर तो। इन्होंने ये क्वेश्चन जो पूछा है उसमें आंसर A भी है, B भी है और C भी है। बन तो सारे ही सकते हैं। और यहाँ अच्छा बेरियम नाइट्राइट है, नाइट्राइट, ओके 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 ओके। अच्छा बेरियम नाइट्राइट तो NO2 होता है ना। अरे ये तो क्वेश्चन, एक सेकेंड मैंने फिर गलत पकड़ लिया। तब तो फिर आसान है, बेरियम नाइट्राइट है तो कुछ होगा ही नहीं, BaSO4 प्लस HNO2 ही बनेगा। मैंने बिना मतलब का खींच दिया इसको, क्वेश्चन को अलग ही लेवल पे लेके गया। सॉरी सॉरी सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। क्वेश्चन ठीक है, नाइट्राइट है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो वही बनेगा ना। नाइट्रेट समझ लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नाइट्राइट में तो ठीक है ना, NO2 होगा, फिर HNO2 ही बनेगा सिर्फ। तो नाइट्राइट है, मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने नाइट्रेट पढ़ लिया। नेक्स्ट, ठीक है, नाइट्राइट में तो आसान है ना, डायरेक्टली रिएक्शन करवा दो, बाकी सब आसान है। अब आसान हो गया ना, नाइट्रेट में डिफिकल्ट हो रहा था, नाइट्राइट में तो आसान है। आगे बढ़ जाए, लिखना है किसी को ये एवरेट, लिखना है किसी को? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये किसी को लिखना है? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ? एवरीडी और कोई क्वेश्चन है? ओके, फैक्ट्स यही हैं 157 एंड 159। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस, देखो ये तो फिर आपको वही देखना होगा कि क्या है। रेड फास्फोरस यदि आप व्हाइट फास्फोरस से बनाते हो तो एटमॉस्फेयर में, इनर्ट एटमॉस्फेयर में आप जैसे पढ़े होगे, वो एब्सेंस ऑफ एयर तो यूज होता ही है, तो एब्सेंस ऑफ एयर है। और इसमें लिखा है कि लिटिल आयोडीन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। देखो एनसीईआरटी ने इसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन कई कई जगह पे लिखते हैं। MnO2 कैटलिस्ट यूज नहीं करते, आयोडीन बेसिकली थोड़ा सा यूज करते हैं, तो ये याद करने वाली चीज है।
बट एनसीईआरटी ने नहीं दिया है इसके बारे में, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया होगा, दिया है क्या? एनसीईआरटी चेक करिए, नहीं दिया है, ठीक है, जरूरी नहीं है फिर, मॉड्यूल में है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस। नेक्स्ट बताइए और कुछ है? 155 वेदांत, when NH4Cl is heated in a test tube, vapors are brought in contact with red liquid। अरे ये क्या होगा? NH3 plus HCl है ना एवरीडी, ये समझ में आ रहा है? तो NH3 plus HCl बन जाएगा। तो अब जो रेड बोल रहा है कि ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, which contact with red which changes to blue and then to red, तो ये समझ में आ रहा है क्या है? फाइनली एसिड क्या करता है बताओ? एसिड करता है ब्लू लिटमस को रेड, और बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू। तो यहाँ पे क्या लिखा है जरा हम पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि अब ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ HCl देन NH3। अच्छा ओके, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। फॉर्मेशन ऑफ HCl हो तो ठीक है, NH4H तो बनेगा नहीं, पानी है नहीं। ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ NH3, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे लिखा है कि फाइनली रेड हो जाता है, यानी बेस का काम कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है ऑलरेडी क्या आंसर होना चाहिए? यही होना चाहिए ना कि ज्यादा जल्दी NH3 भागता है, ये समझ में आ रहा है? अरे रेड कर फाइनली, रेड को फाइनली ब्लू कर दे रहा है, तो ये तो बेस वाला काम है। तो इसका रीजन यही है कि NH3 being a lighter gas, the rate of diffusion of NH3 will be high because it is a light gas, या फिर it is a gas with lower mass। और कुछ है? अरे assuming there is some moisture present, right? हवा में कुछ ना कुछ तो ह्यूमिडिटी रहती है ना, so that is how it can give color। और लिटमस पेपर में ऑलरेडी थोड़ा सा पानी होता है, और ऐसे भी तभी तो वो करेगा। हाँ, यदि मोर एसिड तो ब्लू, यदि मोर एसिड है तो एसिड कर देगा ब्लू। 159 a substance which gives a yellow precipitate with boil with excess of nitric acid and ammonium molybdenate gives a yellow precipitate with AgNO3। ओके देखो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज इन फ्रॉम ये क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, ऑर्थोफॉस्फेट होता है। H3PO4 जो होता है ना, वो बनाता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ये पढ़ोगे आप क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कटायंस, इसके अंदर आप पढ़ोगे ग्रुप 3 के अंदर। एक रिएजेंट होता है जिसके साथ ये बनता है। नेक्स्ट, डन ना? अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी से आप ग्रुप 16 पढ़े हैं क्या? एवरीबॉडी हैव यू गॉन थ्रू एनसीईआरटी एंड स्टडीड ग्रुप 16? नहीं पढ़ा है? देखो ग्रुप 16 रिलेटिवली उतना बड़ा नहीं है, ग्रुप 15 से थोड़ा छोटा ही है। सबसे पहले व्हाट इज ग्रुप 16 नोन एज? डज इट हैव ए स्पेशल नेम? एवरीबॉडी, डज इट हैव ए स्पेशल नेम? इसका एक नाम है। अंशुमन प्लीज वेट, बता देंगे वो, है ना। दे आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। पता है कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज these elements are mostly
found in the earth crust. अंशुमल आई विल टेक सैटरडे और संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. मोस्टली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं एंड कैल्कोपाइराइट अर्थ के नाम भी है, उसके हिसाब से कैल्कोजेंस नाम रखते हैं, ठीक है ना. अब ये मतलब बेसिकली ग्रीक वर्ड है जो कि मतलब देखो एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा है कि कैल्कोजेंस जो है ना वो नाम आया है कहां से, ग्रीक वर्ड है ब्रास का, जो कि ये बताता है कि एसोसिएशन विद सल्फर एंड इट्स कंजेनर्स विद कॉपर, मतलब ज्यादातर ओर्स के रिलेटेड के हिसाब से इन्होंने नाम रखा है. अच्छा ठीक है, आई विल फाइंड आउट अ टाइम वेयर आई कैन टेक एन एक्स्ट्रा क्लास एंड आई विल शेड्यूल, ठीक है, देखेंगे कभी तो फ्री होगा. शाम को 7 बजे ले सकते हैं ना, उस वक्त तो कोई नहीं लेता ना शाम को. शाम को 7 से लेंगे तो कोई दिक्कत है? ठीक है, आई विल लुक फॉरवर्ड टू अ स्लॉट. तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अकरेंस की. तो देखो ठीक है 8 बजे से ले लेंगे, 7:30 तक लेते हैं, ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू द टाइम स्लॉट, ठीक है. अकरेंस की बात कर लेते हैं. देखो अकरेंस क्या है, मोस्टली सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या है बताओ, इसमें ऑक्सीजन जो है इट इज मोस्ट अबंडेंट, ये तो सबको पता है ना. O2 जो है, O2 is present in atmosphere in the form of oxides, in the form of salts, water में भी O2 ही है, ठीक है. और उसके बाद मोस्ट अबंडेंट कौन आता है बताओ, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मोस्ट अबंडेंट कौन है? सल्फर. सल्फर, अरे ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर है ना, सल्फर वाली कहानी याद नहीं है तुम्हें? तो सल्फर इज ऑल्सो ना, मतलब सल्फर प्लांट्स में भी पाया जाता है, केमिस्ट और बेसिकली इसमें भी पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ओर्स में पाया जाता है. सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो रहता ही है ना. ओके, इनफैक्ट वॉल्केनिक इरप्शन में जो ज्यादातर गैसेस निकलते हैं उनमें वो हाइड्रोजन सल्फाइड ही होता है. फाइन, अब आगे बढ़ते जाते हैं हम, ठीक है. तो अकरेंस की तो बात ही हुई गई, इट इज सल्फर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंड ओर्स. ओर्स के बारे में जैसे गैलेना नाम सुना है इस तरह का, सिनाबार, एक्स गैलेना, ये सब ओर्स में पाए जाते हैं ज्यादातर ये, ठीक है. अकरेंस की तो यही सही बात होगी. अब देखो सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो मेटल सेलेनाइड्स एंड टेल्यूराइड्स मिलते हैं. पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव होता है तो उतना ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है. तो ये इसमें ज्यादातर तुम्हें ऑक्सीजन और सल्फर के अकरेंस की बात है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, ये पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नॉर्मल रहेगा, NH2NP4, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4. अच्छा साइज बताओ, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या हो? हाँ मिल जाएगा एवरीबॉडी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगी? नीचे जाने पे बढ़ेगा, increases as we move down the group. ठीक है. अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा बताओ? आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो तो जनरल ट्रेंड है, यहाँ पर इसमें से कोई दिक्कत होगा नहीं. देखो तुम्हें ये ट्रेंड याद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हुई थी? ग्रुप 13 में. ग्रुप 13 के बाद इतनी दिक्कत नहीं हुई ना ट्रेंड की. तो ग्रुप 13 अच्छे से याद करना है. ग्रुप 13 ही पूछते हैं ज्यादातर, इस तरह के जो ट्रेंड्स है ना वो इधर नहीं पूछेंगे तुमसे, क्योंकि इनका ट्रेंड तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ. ग्रुप 13 वाले ही पूछते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ओके ओके। फाइनली ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यहां तुम्हें कुछ लगता है अलग है? इसमें एस, अभिलाषा इस सही, एस एक पीरियोडिक टेबल में भी तुमने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में कुछ अंतर लगता है तुम्हें? अच्छा, पता है ये पूरे एलिमेंट में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका है? सबसे कम ऑक्सीजन हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यदि आप देखते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम होती है पूरे पीरियड में। एनसीईआरटी का डेटा चेक करो, मिल जाएगा तुम्हें। मिला? डिड यू चेक, डिड यू गो थ्रू द एनसीईआरटी डेटा? लीस्ट होता है, लीस्ट। तो ये बात अलग है, ये आपको याद रखनी है। सल्फर होता है सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और उसके बाद आता है ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, फास्फोरस का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। रीजन उनके पास 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हैं। वो बात सही है, बट यहाँ पर देखने को ये पाया जाता है कि ऑक्सीजन का सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लीस्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, लीस्ट नेगेटिव होता है। तो ये एक्सेप्शनल है जो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन है लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द इंटायर 3D, मतलब इंटायर ग्रुप 60। एनसीईआरटी ने लिखा है कि कम होता है सल्फर से, बट तुम टेबल देखो, इट इज लीस्ट। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है बाकियों से, बट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ना वो अलग होती है। अच्छा, ये तो तुम्हें पता है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेम नहीं होते। एवरीबॉडी, आई होप इट इज क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेम नहीं होते, दे आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट? ये तो पीरियोडिक टेबल वाली बात है। रिटर्न, कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, ऑक्सीजन और O3 ये सब गैस है, तो ऑक्सीजन तो मोस्टली, हाँ, इस ऑक्सीजन का ही लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना। ऑक्सीजन गैस है, और इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, सेलेनियम और पोलोनियम मेटलॉइड है। सॉरी, टेल्यूरियम मेटलॉइड है, टेल्यूरियम Te, और PO पोलोनियम इज अ मेटल। हाँ सुजल, आई कंफर्म्ड उस, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें पोलोनियम जो है इट इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, ये थोड़ा रेडियो एक्टिव भी है। हाफ लाइफ फॉर PO पोलोनियम it is equal to 13.8 days। जो हाफ लाइफ है पोलोनियम का, दैट इज 13.8 डेज। ठीक है, तो ये लिखना है तो लिख सकते हो। अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा ना एटॉमिक नंबर के साथ, ये एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना। नॉर्मली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point increases as we move down the group।
इज दैट क्लियर? हाँ, और कुछ और चीज है, एटॉमिसिटी कुछ की ज्यादा होती है, जैसे सल्फर एग्जिस्ट करता है Sx के फॉर्म में, S8 के फॉर्म में, S6 के फॉर्म में, तो हायर एटॉमिसिटी कैन बी अ रीजन फॉर हायर मोलर मास। हायर एटॉमिसिटी कैन बी अ रीजन फॉर हायर मोलर मास, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी वाली ही बात है, बिकॉज हम फिजिकल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं। डन एवरीवन, ये लिख लिया सबने? फाइन, ओके। अब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। एवरीबॉडी ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉजिटिव में देखो +4 है और +6 है पॉजिटिव में, ठीक है। और दिस इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि यहाँ पे पॉसिबल है। और यदि हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या है, कॉमन -2 है, ठीक है। यहाँ पर एक +2 भी कॉमन है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, and the reason is due to inert pair effect. Is that clear everybody? Everybody is that clear? यहाँ पर तो inert pair effect एक reason बन जाएगा ना। Okay. Now ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद देयर इज अ प्रॉपर्टी, जैसे देखो पहला एलिमेंट वो हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर ही शो करता है। जो पहला एलिमेंट होता है ना वो हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। ये तो हम इस ब्लॉक से देखते आ रहे हैं ना, पहला एलिमेंट तो हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। सो दिस इज आल्सो वैलिड फॉर ग्रुप 16, ऑक्सीजन भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। कैन आई स्क्रॉल डाउन? फाइन। तो सबसे पहले देखो क्या है एक्सेप्शनल बिहेवियर कि एब्सेंस ऑफ, हम ऐसा बता सकते हैं ना कि इसके पास 3D ऑर्बिटल्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ 3D ऑर्बिटल्स, इसके पास 3D ऑर्बिटल्स नहीं है, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इसके पास 3D ऑर्बिटल्स नहीं है। कोई और खास रीजन है? देखो इट कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड्स, डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? डी ऑर्बिटल ही नहीं होता इसके पास, ठीक है। थर्ड है इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवैलेंसी, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, ये अपनी कोवैलेंसी को 4 के ऊपर नहीं ले जा सकता, ठीक है। बाकी इट डज नॉट शो कैटेनेशन एंड एलोट्रोपी, कैटेनेशन शो नहीं करता, सल्फर करता है ना शो। जैसे देखो H2O बनता है,
ठीक है, उसी तरह से H2S बनता है, तो H2S3, H2S4 इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। H2S10 भी बन सकता है, दे आर कॉल्ड पॉलीसल्फाइड्स, इनको हम बोलते हैं पॉलीसल्फाइड्स, बट पॉलीऑक्साइड नहीं बनता। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि ये कैटेनेशन शो नहीं करता है, इसी की वजह से। ठीक है, कैटेनेशन शो नहीं करता, उसमें एसिड तो हो गया ना, ओजोन का O एलोट्रॉप है, बट वहां 3 तक ही जाता है ना वेदांत, और वो भी अनस्टेबल होता है। स्क्रॉल अप, ओके। रिटर्न, ओके, एवरीबॉडी रिटर्न, फाइन। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। देखो, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन में क्या है, इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं H2E, इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जैसे H2O, H2S, H2Se और H2TE। अब इसमें यहाँ पे ड्रैगोज रूल लगेगा ना एवरीबॉडी, इन तीनों में तो ड्रैगोज रूल लग जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? 4th पॉइंट वंस, अरे कैटेनेशन शो नहीं करता ना ऑक्सीजन, अरे जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओजोन में यहीं पे खत्म हो जाता है, बट सल्फर में चलता रहता है। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन की यदि अपन बात करते हैं, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इन तीनों कंपाउंड्स में ड्रैगोज रूल विल बी एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर? इन दीज 3 कंपाउंड्स ड्रैगोज रूल विल बी एप्लीकेबल, तो इनके बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होंगे। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इज दैट क्लियर? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इन तीनों में ड्रैगोज रूल लगता है। तो अब देखो क्या है, EH बॉन्ड लेंथ, EH बॉन्ड लेंथ तुम समझ ही सकते हो, नीचे जाने पे बढ़ेगा, राइट? EH बॉन्ड लेंथ H2O में कम होगा, फिर H2S में होगा, फिर H2Se में, फिर H2TE, ये तो आसान बात है। और बॉन्ड एंगल बताओ, बॉन्ड एंगल तो डायरेक्टली एक्स सेंट्रल के प्रोपोर्शनल होता है, तो H2O, फिर H2S, फिर H2Se, फिर H2TE, इनमें तो खैर ड्रैगोज रूल लग रहा है H2Se और H2TE में, बट फिर भी ट्रेंड इसी तरह का रहेगा, इनमें ड्रैगोज रूल लगता है क्योंकि 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, ये तो आसान बात है। अब बॉन्ड लेंथ के, अच्छा देखो, बॉन्ड जिसका छोटा है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, ये तो सबको पता है ना, ये तो जनरल केस है। ठीक है, ओके। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर बताओ क्या होगा एवरीबॉडी, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? ये समझ में आ रहा है क्यों एवरीबॉडी, समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये बॉन्ड टूटना आसान हो जाता है ना, बॉन्ड टूटना आसान हो जाता है, बॉन्ड टूटना जब आसान हो जाएगा तो ऑब्वियसली H+ का निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्या पूछ रहे हो? एसिडिटी H2TE में ज्यादा कैसे? H इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन TE। देखो एक्चुअली टेलुरियम के जो H2TE है ना, वो उतना अच्छा आसानी से बनता ही नहीं है,
जो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे ना, तो वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल। ठीक है, तो एक जनरलाइज ट्रेंड है ये कि एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है, और उसके वैल्यूज एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं। तुम देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो बढ़ता ही जा रहा है, कंपेरेबल ही होते हैं। तुम ऐसे सोचो ना कि इनका टूटना आसान हो जाएगा, H प्लस का निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक्चुअली उस केस में H माइनस रिलीज हो सकता है, ये बात तुम्हारी सही है। एग्जैक्टली तुम चेक कर लो गूगल पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टीई। टू 2.1 है, और हाइड्रोजन का कितना है? 2.2। ऑलमोस्ट 2.1 बराबर ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब 2.14 वैसा ही कुछ है, कंपेरेबल ही है। ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सेंस बना रहा है, बट एनसीईआरटी का डेटा गिवन है ना, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। हाइड्राइड बनेगा इस केस में वैसे। बट देखो एक्चुअली में H2TE की बात इसलिए उतने रिलेवेंट नहीं है ना, क्योंकि H2TE जो है वो टी टेल्यूरियम वैसे ही काफी रिलेवेंट सवाल नहीं बनता है, जनरल ट्रेंड में एनसीईआरटी ने लिख रखा है, क्योंकि टेल्यूरियम कंपाउंड मिलता ही नहीं, तुमको एसिड मिलेंगे ही नहीं H2TE के, तुम्हें जनरली मिलेगा H2S और H2SE। तो अब ये इसमें देखो, अब ऑब्वियसली यदि तुम इस तरह से सोचोगे तो H2SE तक तो वैलिड है, H2TE वाली बात तुम्हारी सही है, वहां H प्लस नहीं निकलेगा। बट इन दिस केस एनसीईआरटी ने डेटा दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या बोलूं मैं, आई कांट कमेंट एनीथिंग ऑन इट। थियोरेटिकली जो तुम बोल रहे हो वो पॉइंट वैलिड है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर। बाकी वहां ट्रेंड देखो ये जनरली है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का एनसीईआरटी का तुम्हारे पास टेबल है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद द एक्सेप्शन ऑफ H2O व्हिच हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो जनरल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो सारे ट्रेंड जनरल है ना, कोई एक्सेप्शन तो यहाँ मिला नहीं, यहाँ तो कोई एक्सेप्शन मिला नहीं, सारे के सारे ट्रेंड जनरल है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप विद द एक्सेप्शन ऑफ increases down the group with exception of क्या, with exception of H2O जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डन एवरीवन। H2S में क्या होगा, H2S में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो मोलर मास के हिसाब से बढ़ेगी ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के हिसाब से बढ़ेगी। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए उसके अंदर एक्सेप्शनल इंटरेक्शन होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा अभी थोड़े, अच्छा तुम लोग की तरफ कोविड वैक्सीन वाले आके डेटा ले रहे हैं क्या? कोविड वैक्सीन वाले आके डेटा ले रहे हैं कि कितने लोग कितने घर पे रहते हैं? नहीं ले रहे हैं? नहीं अभी आए हुए हैं, आई विल हैव टू वाइंड दिस टुडे, आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास। अभी 9:30 बजे खत्म करना पड़ेगा, वो आए हुए हैं वैक्सीन वाले, वो डेटा ले रहे हैं किसका क्या उम्र है,
अभी ये तो नहीं पता कब देंगे, कितने कोमोड मतलब क्या बोलते हैं एडिशनल जो सिम्टम्स होते हैं उसको बोलते हैं कोमोडिटीज, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म, मतलब ज्यादा बीमारी जिसको दो साथ में एग्जिस्ट, हाँ कोमोडिटीज, सॉरी। विल अभी विल शेड्यूल एट विल फाइंड इट विल फाइंड इट एट 9:30, तो 9:30 पे खत्म करेंगे, टेंशन नहीं लो। तो हाँ मैं नहीं, आफ्टरनून नहीं, आई schedule I will schedule some extra class probably on Sunday because किसी ना किसी का extra class रहता है, I'll take it that way only। अब तक किसी का कोई डाउट है? 4-5 मिनट में we can wind if you have any doubt। बताओ अब तक जो हमने सीखा, कोई डाउट है? I'll revise। देखो आज हमने नया क्या किया है, हमने ऑक्सीजन फैमिली चालू किया है, इसमें अब तक कोई एक्सेप्शन नहीं मिला हमें, इज दैट क्लियर? अच्छी बात ये है संडे को भी विजय सर लेते हैं। अरे तो कोई खाली टाइम है ही नहीं क्या इस बार? कोई स्लॉट खाली नहीं है? ठीक है, आई विल टॉक टू एलसी इफ देयर आर एम्प्टी स्लॉट्स। ठीक है ठीक है। अच्छा शाम में लूं रात में 9:30 7:30 बजे के बाद, तो कोई दिक्कत है क्या? 7:30 से 9 ले लूं तो रात में? ठीक है तो उसी वक्त ले लूंगा, उस वक्त खाली रहता है तो उस वक्त ले लूंगा। तो आज देखो आज जो हमने पढ़ा है इसमें, ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है एन एग्जाम्पल विथ नहीं, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है उसमें वो 3 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है वेदांत, ऑक्सीजन कभी 4 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है ठीक है, एल सी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आई टॉक कम्युनिकेट द टाइमिंग्स, डोंट वरी, टाइमिंग में डाल दूंगा। कैन एक्सपैंड, कैन नॉट लिखा है, मैंने बोला 4 के ऊपर एक्सपैंड नहीं कर सकता, और 3 तक ही जाता है, राइट? ऑक्सीजन जो है वो 3 तक ही जाता है, 4 के ऊपर नहीं जाता, ये बोला है मैंने। कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, ये बोला है। और किसी को कोई डाउट है? अब तक कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, दिस द ट्रेंड हैज बीन स्मूथ एज ऑफ नाउ। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, I'll take extra classes, don't worry। ठीक है एवरीबॉडी, गुड बाय, मीट in the next class।